आज हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो एक्सपोर्ट से होता है। जो हमने बनाया और खा पी लिया उससे नहीं होता। और इम्पोर्ट जो होता है और जो एक्सपोर्ट होता है वो बैलेंस तो होना चाहिए। मगर दुनिया में सब उलट पुलट हो रहा है। अब देखिए कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, अमेरिका, यूरोप, जब वो इंडस्ट्रियली स्ट्रांग थे तो उन्होंने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ। जीएटीटी का ही सक्सेसर है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और चाइना उसका बहुत बाद में मेंबर बना है, उसको पहले नहीं बनाया था। अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस के आए हैं, इलेक्ट होके 8 दिन बाद वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो डब्ल्यूटीओ को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप टैरिफ जो लगा सकते हो, टैक्स जो लगा सकते हैं इम्पोर्ट पे, वो मैंडेटरी है। आप अनाप शनाप यानी 100% लगा देंगे, 50% लगा देंगे, 60% नहीं लगा सकते आप। अब मैं दूसरी फिगर देखा हूं, चाइना में 2016 में 5 लाख कार एक्सपोर्ट की थी, 5 लाख। और 2024 में 60 लाख, 60 लाख कारें मैन्युफैक्चर के एक्सपोर्ट किया सारी दुनिया में। 5 और 60 कितना डिफरेंस हुआ। अब हम इस डिफरेंस को किस उसमें देखें, किस शक्ल में देखें। एक तो कंट्री की लीडरशिप। ये जिपिंग जो बने थे प्रेसिडेंट चाइना के, ये केमिकल इंजीनियर है, ये क्वालिफाइड इंजीनियर। खेतों में जाके देखते हैं फसल कैसा हो रहा है, क्या केमिकल फर्टिलाइजर लग रहा है। हमारे मोदी जी इंजीनियर नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, चौथी छठी क्लास। इससे ज़्यादा इनकी कोई क्वालिफिकेशन दिखाई नहीं देती, काबिलियत भी नहीं दिखाई देती। हाँ, भाषणबाजी बहुत करते हैं, जिपिंग बहुत कम बोलते हैं और हमेशा स्माइलिंग रहते हैं। तो एक इंजीनियर में और एक नॉन इंजीनियर में ये डिफरेंस है। मोदी जो है अब 73 साल के हो गए, जिपिंग 71 साल, 71 ईयर्स के तकरीबन, 70 दोनों एक ही बराबर है। और उनको प्रेसिडेंट बने 11वां साल हुआ है, चल रहा है। मोदी को भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए 11वां साल चल रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर ये क्या हुआ कि 5 लाख कार एक्सपोर्ट से 60 लाख के पहुंच गए। अब 2024 में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया चाइना ने। 1 ट्रिलियन हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। 1 ट्रिलियन मीन्स 1000 बिलियंस, और 1000 बिलियंस मीन्स 1000 मिलियंस। और 1 मिलियन का तो आपको पता है 10 लाख। 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। अब उसको आप देखिए इंडिया के उसमें, इंडिया की टोटल इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की है, 3.5 ट्रिलियन। और चाइना की 20 ट्रिलियन, यूएस की 30 ट्रिलियन, पूरे होल वर्ल्ड की 100 ट्रिलियन। तो ये यानी कि होल वर्ल्ड के हिसाब देखो तो इंडिया की 3.5 ट्रिलियन, 3.5% है इकोनॉमी, रॉक बॉटम। अब आपको कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने मार्केट चाहिए ना, और मार्केट चाहिए कैप्टिव मार्केट, जैसा ब्रिटिश पीरियड में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में था, क्राउन गवर्नमेंट के ज़माने में था। इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया उनके लिए कैप्टिव मार्केट था, जो चीज लाए यहाँ बेच रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं। अब वही सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में चाइना पहुंच गया। तो चाइना की BRI
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वर्ल्ड में 180 180 कंट्रीज हैं, उसमें से 152 152 कंट्रीज BRI के मेंबर हैं। उसके लिए कैपिटल मार्केट है, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना से उन कंट्रीज को। सब बैकवर्ड कंट्री है, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के। 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। इंडिया तो कभी सोच नहीं सकता। तो अब इसके मोदी के 10.5 साल, उसके 11 साल, जिपिंग का 6 महीने का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो डिफरेंस है क्वालिफिकेशन में, वो इंजीनियर है, ये फुद्दू है। ये तो हिंदू मुसलमान के लड़ाई लगाने में लगा रहता है, इसको क्या इंडस्ट्री से लेना देना है, क्या इकोनॉमी का इसको पता है। इकोनॉमी जानता नहीं क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है ये नहीं जानता। वो अफसर जो इसको बेवकूफ़ बना देते हैं, बन जाता है बेवकूफ़। ये वही बता के भाषण बना के ताली पटवा देता है, बजानी पड़ती है ताली, क्या करे जनता को। वही इसके मिनिस्टरों का हाल है, एक से एक बढ़ के नालायक। अरे भाई, इंडिया जब 47 में आजाद हुआ था, यहां सारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर मौजूद था, रेलवे ट्रैक थे। जब चाइना 49 में आजाद हुआ, कब से बुलाया, वहां 20 माइल की लाइन थी, रेलवे लाइन ब्रॉडगेज की। तो पहले जापानियों से लड़ते रहे, फिर चांग को इसे का माओतू से तुम लड़ रहे। 20 साल तो माओतू से तुम चांकाई से लड़े। उससे पहले 18 साल जो ये दोनों मिलकर जापान से लड़े थे, जापानियों को भगाया था। इनकी तो सारी जिंदगी लड़ाई में बीत गई। इंडिया तो 15 साल नहीं लड़ सकता, 15 दिन नहीं लड़ सकता। जितने पाकिस्तान से लड़ाई हुई चीजें सब 14-15 दिन में निमट गई। वो 20 साल, अरे 20 साल, एक जनरेशन बीत जाती है। कितने आदमी मरे, कितने दुख पाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जो आप ये देखिए कि 49 में इंडिया की GDP क्या थी और चाइना की GDP क्या थी। इंडिया की GDP जो थी 8 टाइम्स थी चाइना के। आज उसकी GDP 20 ट्रिलियन है, इंडिया की 3.5 है। क्यों पिछड़ गया? कि जवाहरलाल नेहरू के बाद, इंदिरा गांधी के बाद यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर बना ही नहीं ढंग का, जिसको कुछ काबिलियत हो, इकोनॉमी को समझता हो, इंडस्ट्री को समझता हो, कॉमर्स को समझता हो, कोई नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, एक तो मैंने आपको कार को दिया, कार की तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी 49 में चाइना में, बाद में भी जापान से आती थी, फिर साउथ कोरिया से आने लगी। अब अगर जो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, 1/3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 3.5 है ये, और 1 ट्रिलियन, वो चाइना तरक्की कर रहा है, ये करेगा। फिर कैपिटल मार्केट चाहिए, मालूम बनाना तो आसान है, उनको बेचना भी तो है। अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंदर 158 कंट्री जो उसके मेंबर हैं। इंडिया में भी, साउथ एशिया में इंडिया को छोड़ के बाकी सब BRI के मेंबर बन गए। क्या अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या नेपाल लास्ट है, बर्मा, थाईलैंड, सब BRI के मेंबर बन गए, क्योंकि सबको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए अपनी जनता के लिए। इंडिया तो दे नहीं पा रहा है किसी को, ये तो अपने खाने के लिए नहीं इनके पास। 80 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ आदमी बेरोजगार है, अपने लिए 2 टाइम की रोटी नहीं कमा सकते। ये बेरोजगारी खा रहे हैं। अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, खेतों से आदमी फार्म से सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएंगे, फैक्ट्री आप चलने नहीं दोगे। कोई लगाएगा तो उसको परेशान करोगे, भाई उसको वसूली करोगे उससे, भाई एक्सटॉर्शन, बुराई, डेली रिटेल मिनिस्टर से लड़ा के हो,
अब ये जो रेलवे मिनिस्टर का जब चार्ट था पीयूष गोयल के पास, तो इसने जो ओरेकल कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने वाली अमेरिकन कंपनी, वो रेलवे के इंजन में लगाने की सॉफ्टवेयर चाहिए था, वो 15 करोड़ रुपये से ब्राइब के ले लिए रिश्वत का। उस पर 300% यूएस के उसने जुर्माना लगा दिया। उनकी बैलेंस शीट तो एडमिट किया कि कहना मुकदमा नीचे आप इकोनॉमिक फाइन लगा लो, 300% लगा दिया। तो 15 करोड़ उसको दिए, 45 करोड़ का जुर्माना, 60 करोड़ हो गए। अब कुछ उन्होंने भी कुछ तो कॉस्ट होगी, ये तो चली गई रिश्वत में और पेनल्टी में, कुछ उसके ओरेकल के सॉफ्टवेयर की भी कीमत होगी, 5-10 करोड़ तो होगी, 70 करोड़ हो गया। ये 70 करोड़ रुपए का जूता किसको लगा? इंडियन गवर्नमेंट को, रेलवे को। ये तो यहाँ का बिजनेस मैटर है मोदी सरकार का। और वहां पे अमेरिका को पढ़ के पेनलाइज कर दिया। इंडिया में इसके बड़े प्रेमी मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वैसे मेरे बनिए भाई, यहाँ पर चोट तो है ही ना। तो ये हाल कि कैसे डेवलप करेगा। अब टेल्सा जो कंपनी है उसकी, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार में बड़ी फेमस, चाइना की जो डीवाईडी कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी वो उससे बेटर कार बना रही है, मगर चीपर, उसकी कॉस्ट कम है, क्योंकि यूएस में लेबर वेजेस बहुत ज़्यादा है। चाइना में लेबर वेजेस उसके मुकाबले 1/4 भी नहीं है, इसलिए उसकी कार सस्ती है। स्पेसिफिकेशन में, क्वालिटी में सब में सेम है। तो जो चाइना में बनी हुई कार है टेल्सा की, और जो अमेरिका में बनी हुई टेल्सा की कार है, दोनों की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। तो ये हालत है। तो कैसे हिंदुस्तान की तरक्की होगी, बड़ा समझना मुश्किल है। एक्सपोर्ट आपका है नहीं, $175 बिलियन का आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, 32-35 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो 125 करोड़ का जो है, 125 बिलियन का इम्बैलेंस है चाइना। तो आप चाइना की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हो, वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत, वहाँ की फौज को मजबूत कर रहे हो, और हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हो, यहाँ की फौज को भी कमज़ोर कर रहे हो। तो आपने तो चाइना को खुला फील्ड छोड़ दिया इंडिया में प्ले करने के लिए। हाँ, ये हालत हुई है। क्या सरकार का, क्या प्रधानमंत्री, हाँ भाषण तो ठीक देता है, इसके तो मंदिर में चले आओ और घूम के मेले में नहाने चले आओ, चबच्चे में नहाने के लिए, सारी गंगा पोल्यूटेड बढ़ रहा है। मैं तो समझ नहीं पा रहा है क्या, ये कहां तक डुबाएगा इंडिया की इकोनॉमी को। यहाँ कभी भी 15-16%, 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था जीडीपी में, अब इसके टाइम में घट के 12.5-13% आ गया। जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1952 से चालू हुआ, तो 15-17% के बीच में था इंडस्ट्री का। तो यहाँ तो इंडस्ट्री लगाई हुई थी ब्रिटिश पीरियड से, टेक्सटाइल मिले थी, स्पिन मिले थी, गिनिंग मिले थी, स्टील के प्लांट थे टाटा के, ये बिरला वगैरह बड़े इंडस्ट्रीज थे, सिंघानिया, बहुत, चाइना में कुछ नहीं थे। तो उस टाइम जो 16-17% था या मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट इंडिया की जीडीपी में, वो आज घट के 13-13.5% आ गया। जो पैसे वाले आदमी थे वो यहाँ धंधा नहीं कर पाए, वो इंडिया को छोड़ के यूएस में जाकर बस गए, सिटीजनशिप भी सरेंडर कर दी, अपनी सिटीजनशिप, अपनी देशभक्ति भाड़ में गई। तो ये सब गलत हो रहा है मेरी निगाह में। आदमी को ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, देश के लिए वफादार होना चाहिए, और वो एक्शन से होना चाहिए, लफाजीबाजी से नहीं। दूसरों को गद्दार बना के तुम देशभक्त नहीं बन जाओगे।
देशभक्ति के तो काम करना पड़ेगा कि आगे इंडस्ट्री डेवलप हो, इंडस्ट्री डेवलप होगी, इन्वेंशंस होंगे, साइंस टेक्नोलॉजी आएगी तो आदमी को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री तो बंद होती जा रही है। एक तो पहले वो हुआ था, क्या नाम है, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, सारा जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कैश पर बेचती, खत्म हो गई और करप्शन बढ़ गया। पिछले 2018 से मैं देख रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट था 1976 का, इंदिरा गांधी के ज़माने में बना था वो जब ये आम आदमी पार्टी पहली दफे लड़ी इलेक्शन, तो कहा जी इसने फॉरेन कंट्री से लिया, फंडिंग ली है, ली होगी पता नहीं। मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा जिसने वेदांता से लिया और कांग्रेस ने, वो साबित कर दिया वो इंग्लैंड का सिटीजन है अनिल अग्रवाल, और उसके बेटे की कंपनी बताता ही नहीं इंडिया कभी। वो साबित हुआ, हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बरी कर दिया, इन दोनों को मुजरिम ठहरा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। इतने में कांग्रेस से बीजेपी मिलकर कानून बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि जब 1976 से बना था कि जिसने भी ऑफेंस किया सबको सब भरी, किसी में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। जो प्रोविंशियल करप्शन 88 था, उसमें जो था, जो अफसर थे बड़े सीनियर, उन्होंने कहा जी जब तक सर्विस में है आप सेंक्शन नहीं दोगे, क्योंकि कई आई अफसर होते हैं कोलगेट पता नहीं किस इसमें गिरफ्तार हुए थे सजा हुई, तो रिटायरमेंट के बाद हमें पकड़ लेंगे और कोई सरकार वो पकड़ लेगी। तो उसने प्रोविंशियल करप्शन 88 में भी अमेंडमेंट कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले तो था, वो तो सीआरपीसी में भी है 176 सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को करप्शन किसी भी क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूट करने से पहले उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। वो एंटी करप्शन एक्ट में था 1988 के, उसको भी डाइल्यूट कर दिया है कि भाई तुम भ्रष्टाचार खूब जम के करो, तुमको बाद में कोई नहीं पकड़े, मैं बैठा हुआ। और वो भी कैसे किया, पार्लियामेंट में नहीं लाया मैंने एक्ट में अमेंडमेंट, मनी बिल वाया मनी बिल, जिससे कि राज्यसभा में उसकी स्क्रूटनी ना हो लोकसभा से, क्यों बिल तो लोकसभा में पास होता है, तो वो वाया बजट के रूप से किया। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ 2018 से। ये जज कौन सा ईमानदार है, ये भी छोड़ रहे हैं, अब तक सुनवाई की डेट ही नहीं लगाई, ये भी डेट हो रही है। अरे भाई, ये अभी जब चंद्राचूड़ था उसके जाने से पहले कहा इसकी डेट लगाते हैं, 5-6 महीने पहले डेट नहीं लगाई, रिटायर हो गया। कि मनी बिल जो है, ये जो लीगल है, इन लॉ में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मनी बिल इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दीजिए आप। कंपनीज एक्ट में 2013 में कितने में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस थे उनको खत्म कर दिया, आजाद दे दी कंपनियों को, क्योंकि जो शेल कंपनी है, बोगस कंपनी बनी हुई है, वो तो इसके यार दोस्तों की है ना, गुजराती भाइयों की, औरों की भी होंगी। तो इंडिया की इकोनॉमी, आज जब हम ये बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, तो हमें सबकी भलाई सोचनी चाहिए, अपनी भी भलाई सोचें, दूसरों की भलाई सोचें, देश की भी भलाई सोचें। ये तो दोष को डुबाने में लगे हुए, आपस में आरएसएस वाले बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बना दिए रिश्वतखोरी के पैसे थे, अब आपस में लड़ने लगे। पैसे के ऊपर तो लड़ाई होती है, भाई भाइयों में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, इसमें कौन सी बात है। मैं भाई देश का भी तो कुछ सोच लो, ये जो नौजवान बच्चे हैं इनको रोजगार चाहिए, इनकी भी कुछ सोच लो। अब कोई नौकरी नहीं लगी तो इनकी शादी कहाँ से कोई करेगा, निकट्टू लड़के से तो कोई लड़की वाला अपनी शादी करेगा नहीं। मेरे एक दोस्त है, कहना अग्रवाल जी आप खुशकिस्मत हो, आपके लड़के तो बहुत बढ़िया लगे, पढ़े लिख गए, नौकरी लगे, जिनके बच्चे जो है नहीं लग रहे उनके घर में लड़कियां बड़ी हो रही हैं, लड़के नहीं मिल रहे, तो कोई भी निकट्टू बेरोजगार से तो शादी करेगा नहीं अपनी बेटी की। लड़कों को बड़े उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो घर में जवान लड़के और लड़कियों को उम्र बढ़ती जा रही है, जवानी खत्म हो गई, तो समाज में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया।
जो पिछले 10.5 साल में मोदी सरकार ने चलाई है सरकार, पता नहीं क्या, अब कुंभ के मेले में चला गया, वहां 10 लाख करोड़ लगा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 10 लाख करोड़ लगा दिए स्टेट गवर्नमेंट ने। वो कहते 2 लाख करोड़ की इनकम होगी। वहां गांजा चरस और वो बिक रही है, क्या होता है ये अफीम, गांजा चरस और खुद शराब बिक रही है। उससे अच्छा, जो गांजा चरस और भांग वगैरह बिक रही है नशे की, उस पर तो वो तो इलीगल है सब। और जितने साधु संत या महात्मा सारे धुनी लगा के मस्त है उसमें, चिलम में सुल्फा लगा के। और लड़कियां ले आए 13-13 साल की कि इसको साध्वी बनानी है। अरे 18 साल की लड़की को छोटी तुम रख नहीं सकते, वो तो रेप में आ जाएगा, बलात्कार में आ जाएगा। बच्चे चोरी करके ले आते हैं लड़के लड़कियां, इनको साधु बना रहे हैं। तो मोदी सरकार क्या कर रहे हो, इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है मोदी जी, क्योंकि ये तो खुद ही इसी ब्रांड का आदमी है ना। ये सब लंगोट के कच्चे हैं। मॉरल कैरेक्टर इनका रॉक बॉटम है, ना ईमानदार है ना इनका कोई मॉरल कैरेक्टर है। अब रिटायरमेंट से पहले वो मेरे पास बहुत से बच्चे आते थे, अंकल जी, या उनके पेरेंट्स आते थे, माँ आ गई बाप आ गया, कि अंकल जी को करेक्टर सर्टिफिकेट बना दो, ही बी एस गुड मॉडल करेक्टर। वो गई ऑफिसर इशू करते, मैं भी कर देता था। तो मेरे पास टाइप राइटर था, पोर्टेबल टाइप करके साइन करके स्टैम्प लगा के दे देता था उन्हें। बच्चों को किसी एडमिशन में चाहिए, कुछ में चाहिए, मोदी आ जाए इसको इशू नहीं करूँगा करेक्टर सर्टिफिकेट, मोहन भागवत है उसको नहीं करूँगा, योगी को नहीं करूँगा। सारे बदमाश है, लूज मॉडल करेक्टर के आदमी है। इसलिए जिसका कोई करेक्टर नहीं है वो देश की कैसे सेवा करेगा। जो लॉकडाउन में कुछ तो उसमें नोटबंदी में बंद हो गई, बाकी बच्चे कुछ लॉकडाउन में बंद हो गई, बंटाधार हो गया इकोनॉमी का, और चीन तरक्की करता जा रहा है, पड़ोसी है। दुनिया में जितनी तेज तरक्की चाइना ने की है हिस्ट्री में किसी ने नहीं की। अब जो वेस्टर्न जो कंट्री थे जिन्होंने GTTA बनाया था और WTA बनाया, वो तो की है। और ट्रम्प कह रहा बाहर में गया, WTO खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा पेनल्टी, टैरिफ नहीं आने दूंगा चाइना का माल अमेरिका में। चलो भाई देख लो, अभी 8 दिन बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्या करते क्या नहीं करते। वो मुफ्त में नहीं मंगाता है चीज़, जिसकी नेसेसिटी होती है और जो US में नहीं बनती है वही माल मंगाएंगे चाइना से, और जो सस्ता मिलेगा वो मंगाएंगे। इसके जैसे कितने प्रेसिडेंट आए और चले गए, 47वां प्रेसिडेंट है, 40 जा चुके हैं, 46। चल भाई तू भी जजमा कर देख लो अपनी किस्मत। वो चाइना की महफिल में बहुतों ने किस्मत आजमाई है, ये ट्रम्प में आजमा लेगा उसकी महफिल में किस्मत अपनी, ये भी नाच गाना कर ले अपना, ढोलक बजा ले, मोदी भी बजा ले और भी बजा ले। कोई इलाज मस्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, इनोवेटर है, बहुत बढ़िया आदमी है दिमाग का। वो तो अपने बिजनेस की सोचेगा ना भलाई, वो किसी दूसरे की भलाई नहीं सोचेगा, US की भी नहीं सोचेगा। वो तो उसकी दो बट तो कहीं साउथ अफ्रीका में हुई थी, वो को बाई बट तो अमेरिकन सिटीजन है ही नहीं। तो ये जो सब हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई उथल पुथल हो रही है। और चाइना जो है वो कहते हैं कि उसका जो है माउथ उसे तुमका 100 ईयर्स पीस एंड डेवलपमेंट का जो प्लान है वो 2049 में पूरा होगा। मोदी ये 2047 में ये विकसित भारत की बात कर रहा, बकवास कर रहा है। ये 2047 तो क्या, ये 2100 में भी नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से चला रहा है देश को ये। तो इसको पता मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं, और 5 साल था 73 साल का होगा, RSS वाले मुझे निकाल ही देंगे, रिटायर कर देंगे 75 ईयर्स पे,
अभी लगे हुए हैं इसको धक्का मारने में, इसकी पार्टी वाले आरएसएस वाले निकालेंगे इसको ठुड्डा मार के। आरएसएस जो है उसकी तो पॉलिसी यूज एंड थ्रो, कितने प्रचारक आए चले गए, अपने ही नेताओं की हत्या कर दी। अपोजिशन वालों के एक आध की होगी, अपने तो बहुत सारे नेताओं के प्रचारकों की हत्या की आरएसएस ने, मर्डर कर दिया। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, प्रहलाद मोदक अपने किताब में लिखा है ये अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख ने मिलकर इनकी हत्या कराई थी। मोदी का जो वो क्या था, वो जो होम मिनिस्टर था गुजरात में, वो चीफ मिनिस्टर में उसकी करा दी हत्या। उधर जसवंत वो था महाराष्ट्र में, उनकी दो बहुत सीनियर मिनिस्टर थे वाजपेयी की गवर्नमेंट, उनकी हत्या हो गई। होती रहती है भाई, ऐसा बाकी किसी पार्टी में नहीं हुआ, क्योंकि तो आरएसएस की ऑफशूट है ना। और हिंदुओं में तो हिस्सा हत्या आम बात है। आप दुनिया के कितने किसी भी देवी देवता को देख लो, चाइना तो बुद्धिस्ट है, जापान थाईलैंड सब बुद्धिस्ट है। और ये कहीं गौतम बुद्ध को आपने तलवार लेके या भाला लेके या गदा लेके नहीं देखा होगा। राम है वो धनुष बाण लिए मारने को घूमता फिरता है, वो हनुमान है वो गदा लिए घूमता फिर रहा है सिर फोड़ने के लिए, जो मिले उसका सिर फोड़ दूं। कृष्ण है वो सुदर्शन चक्र माथा पड़ रहा है कि गला काट दूं। वो दुर्गा है वो शेरनी पे बैठी हुई है, वो भी हथियारबंद है। वो सारे हथियारबंद देवी देवता आपस में लड़ मर रहे हैं, हमें क्या लड़ने की जरूरत है। मगर उनको देखा देखी ये इंसान भी जो है, जो भक्त है, ये जो अपने आप को वैसे है तो ये हिंदू नहीं है, ये सनातन धर्मी है, पर ये मुस्लिम जो शब्द है ना हिंदू फारसी भाषा उसको अडॉप्ट है, सनातन संस्कृत का वर्ड है। 1000 साल पहले मुसलमान लेके आए थे हिंदू शब्द, उसको अडॉप्ट कर लिया। कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी खुशी हो, जो चाहे वो करो, मगर हिंसा हत्या से कोई समाज कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सका। जहाँ शांति होती है, अमन शांति होती है, तभी डेवलपमेंट होता है, तभी खुशहाली आती है, इकोनॉमी डेवलप होती है। तो चलिए देखिए, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।